हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस स्टैटिक जीके की सीरीज के एक और चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम रहेगा इंडियन डिफेंस सिस्टम। इसके अंदर आपको 3 पार्ट में प्रोवाइड करूंगा और इन तीनों पार्ट्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस या फिर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो आप लोगों को बताए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए फायदेमंद रहेगा और कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जिनके एग्जाम में स्टैटिक जीके अपना रोल अदा करता है उनके लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले सवाल में ये पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। यानी कि निम्नलिखित में से भारतीय सशस्त्र बलों की 3 पेशावर सेवाओं में से कौन सी सेवा इन 4 विकल्प में से शामिल नहीं है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आपको 3 प्रोफेशनल सर्विसेज नजर आएंगी, जिसमें कि आपको इंडियन आर्मी नजर आएगी, इंडियन नेवी नजर आएगी और इंडियन एयरफोर्स नजर आएगी। इंडियन पुलिस सर्विस इसका भाग नहीं है। ये एक सिविल लॉ इन्फोर्समेंट सर्विस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। ये आर्म्ड फोर्सेस का भाग नहीं है। तो याद रखेंगे, आसानी सवाल है, वैसे सबको पता होगा, बट सवाल के रूप में ये हमसे पूछा जा सकता है। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। आप लोगों को जब पॉलिटी पढ़ाया जाता है तो वहां पर बताया जाता है कि दो देश के राष्ट्रपति हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस का बनाया गया है। ये प्रेसिडेंट ही है जिनके पास ये पावर है कि वो वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं, वो पीस की या फिर जितनी भी मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर्स है उसको हेड करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये जो प्रेसिडेंट की हमने यहाँ पर बात करी है, ये प्रेसिडेंट किस पर काम करते हैं, ये एडवाइस पर काम करते हैं। जो भी सिविलियन गवर्नमेंट इनको एडवाइस करती है, मतलब बेसिकली जो डिफेंस मिनिस्ट्री की कैबिनेट है वो एडवाइस करती है। तो प्रेसिडेंट को आप सभी लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है याद रखिएगा, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अगला है जी, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री। भारतीय सशस्त्र बल किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। मुझे नहीं लगता किसी में से ज्यादा इस सवाल को करने में प्रॉब्लम रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ऑपरेट करता है और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यही जो भी डिफेंस पॉलिसी होती है, बजट वगैरह बनाना होता है, प्रोक्योरमेंट कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, उन सभी पर काम करता है। तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका आंसर रहेगा। Who among the following is the professional head and permanent chairman of the Chiefs of Staff Committee of the Indian Armed Forces? आसान सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ समिति के व्यावसायिक प्रमुख और स्थायी सदस्य होते हैं। तो ये होते हैं डिफेंस स्टाफ के चीफ, यानी कि द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं, COSC, यानी कि ये जो कमेटी है चीफ ऑफ स्टाफ की, इसके इस पोजीशन को आप लोगों को पता होगा कब क्रिएट करा गया था। 2019 में क्रिएट करा गया था, सो दैट के ये जो तीनों आर्म्ड सर्विसेज है इसके बीच में ना कोऑर्डिनेशन को बेटर करा जा सके। और ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, ये किसको एडवाइस करते हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। जो रक्षा मंत्री होते हैं उनको एडवाइस करते हैं, कोई भी अगर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाना हो, कोई इंटीग्रेशन होना हो या फिर कोई रिसोर्स को शेयर करना हो, तो यहां पर आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम याद रखना है। Which among the following was a new post created by the Indian government in 2019 to act as a principal military advisor to the defense minister in all three services? अभी बताकर मैं आया था ना कि 2009 के अंदर इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद को क्रिएट करा गया था। डेट भी अगर याद रह जाए आपको तो 24 दिसंबर को इसको क्रिएट किया गया था। तो ये एक प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं जो कि भारत के विदेश मंत्री के एडवाइजर होते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को लेकर। तो यहां पर आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाला जो ऑप्शन है ये सही जाएगा। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन 2019? बहुत ही बड़ा नाम है, जनरल विपिन रावत जी। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, आप लोगों को पता होगा। तो ये इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे कब? 1 जनवरी 2020 को। इस पोजीशन को कब क्रिएट करा था? 24 दिसंबर 2019 में। तो इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके थे।
तो जनरल विपिन रावत जी का नाम याद रखना है। जनरल विपिन रावत passed away in an Indian Air Force chopper Mi-17V5 along with 13 others at which place in 2021? तो देखो यार, ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। 8 दिसंबर 2021 को ये घटना घटी थी, जहां पर इंडियन एयरफोर्स का ये चॉपर, जिसके बारे में यहाँ पर हमने दिया है, ये जनरल रावत जी को और कुछ और लोगों को भी तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों के पास में कुरनूर पड़ता है, वहां पर ही क्रैश हो गया था। तो तमिलनाडु वाला ऑप्शन आर इसमें आप याद रखिएगा। सारे के सारे जो 14 लोग थे इसमें, वो खत्म हो गए थे। बाद में एक एक बच गए थे कोई, वो फिर बाद में उनकी डेथ हो गई थी। ये जो हम सीडीएस की बात कर रहे हैं, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात कर रहे हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो कितना होता है? तो इनका टेन्योर 3 साल आपको याद रखना है। शायद किसी को ना पता हो, तो 3 साल के फिक्स टेन्योर को लेकर ये आपका अपॉइंटमेंट की डेट के बाद अपना काम यहाँ पर करते हैं। और ऑल्टरनेटिवली अगर इनकी 65 साल पहले उम्र हो गई, तो फिर ये रिटायर हो जाएंगे। वैसे 3 साल है, लेकिन अगर वो 3 साल उनके अपॉइंटमेंट के बाद से पहले वो 65 साल के हो गए, तो इनको फिर रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। हु इज द सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आफ्टर जनरल विपिन रावत, जिनको सितंबर 2024 के अंदर अपॉइंट करा गया था? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। शायद सभी को पता होगा। तो ये सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2022 के सितंबर में अपॉइंट किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये पहले रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर है जिनको सीडीएस के रूप में सेलेक्ट किया गया है। ओके। The armed forces of which country has the world's second largest military force with the largest volunteer army and has the third largest defense budget in the world? किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अपने प्यारे भारत देश की। तो इंडिया पजेस करता है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री बाई पर्सनल यानी कि लोगों की संख्या के हिसाब से लगभग 1.4 मिलियन एक्टिव फोर्स है, जो कि हमारे देश के अंदर है। और ये मेंटेन करता है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी है ना, उसको भी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो थर्ड लार्जेस्ट है पूरे विश्व में, अगर देखा जाए यूएस और चाइना के बाद। तो याद रखना है इसको। What is India's rank in Global Firepower Index 2023 ranking countries in terms of their military potential? अब देखो, ये ना करंट अफेयर रिलेटेड सवाल है। यहाँ पर मैंने 2023 की जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आई थी, उसके हिसाब से भारत की रैंक आपसे पूछी है। करंट अफेयर में जब कभी भी इस तरीके की कोई भी रैंकिंग आपके साथ डिस्कस करा करो ना, तो आप लोगों को वो जरूर देखनी है। इसमें इंडिया 2023 वाली में था चौथे नंबर पर। तो इंडिया से पहले यूएस, रशिया और चाइना ये आते हैं। ठीक है। तो फिर चौथे नंबर पर इस इंडेक्स के अनुसार मिलिट्री पोटेंशियल के हिसाब से हमारा देश नजर आएगा। अगला सवाल है, जो इंडियन आर्मी है उसका हेड क्वार्टर्स बताइए, इन चार विकल्प में से कहां पर है? तो इंडियन आर्मी का हेड क्वार्टर्स है नई दिल्ली के अंदर, हमारी राजधानी के अंदर। यहीं से सारे के सारे जो स्ट्रैटेजिक फंक्शंस होते हैं, कमांड कंट्रोल और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, वो सारे यहीं से होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ द इंडियन आर्मी? रटा हुआ होना चाहिए। अगर भारतीय आर्मी का मोटो आपसे पूछा जाए, तो उसमें आपको याद रखना है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म। ठीक है। तो ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल मोटो है, जो कि इस पर जोर देता है कि आपकी जो सर्विस है वो सेल्फलेस होनी चाहिए और आपके देश के लिए डेडिकेटेड होनी चाहिए। ओके। द हेड ऑफ इंडियन आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज अ कितने स्टार जनरल होते हैं ये? भारतीय सेना के प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टार कितने स्टार जनरल होते हैं? तो जो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात हो या फिर इंडियन आर्मी के हेड की बात हो, ये 4 स्टार होता है। याद रखिएगा इसको। ठीक है। 4 स्टार जनरल की रैंक को ये होल्ड करता है, जो कि एक हाईएस्ट एक्टिव रैंक होती है आर्मी के अंदर। तो याद रखोगे इसको, कल को अगर ये पूछ ले तो। द इंडियन आर्मी वॉज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन विच डेट? यार ये इंपॉर्टेंट है। जब भारतीय सेना के गठन की बात हो, तो इनका जो ऑफिशियल फाउंडेशन है वो आपको नजर आता है 1895 के 1 अप्रैल से। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान गठन किया गया था। तो ये
जो फोर्सेस है उनको यूनिफाइड करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, और जो प्रिंसली स्टेट आर्मीज हुआ करते थे उस समय पर। ठीक है, और फिर जब हमें आज़ादी मिली तो इसको नेशनलाइज कर दिया गया और ये एक सॉवरेन इंडियन आर्मी बन जाती है। अच्छा, आर्मी डे कब मनाया जाता है, कोई बताएगा? आर्मी डे तो 1 अप्रैल है ना, तो इसी से रिलेटेड आप याद रखिएगा। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता चल गया। फिर लेकिन आजादी के बाद ना इसको शिफ्ट कर दिया गया था। अब आर्मी डे जो आपका कर दिया गया वो कब कर दिया गया? 15 जनवरी। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये डेट कर दी गई, याद रखिएगा। आर्मी डे ऑब्जर्व कब करा जाता है, अभी पीछे बता दिया मैंने, 15 जनवरी को ऑब्जर्व करा जाता है भाई, है ना, एनुअली इसको 15 जनवरी को करा जाता है। अच्छा, इसको 15 जनवरी क्यों करा जाता है? तो एक्चुअली में इसको कमेमोरेशन के रूप में करा जाता है कि जो आर्मी की कमांड थी ना वो फील्ड मार्शल जो के एम करियप्पा जी थे उनको 1949 में दी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलिट्री परेड होती हैं, ये सब काम होता है। आर्मी डे मार्क्स द ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम जनरल फ्रांसिस बुचर टू फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ इन 1949। अभी मैंने पीछे बताया था ना के एम करियप्पा जी का नाम, इसीलिए 15 जनवरी को हम आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। तो के एम करियप्पा ने कमांडर इन चीफ के रूप में एक तरीके से टुक ओवर करा था 15 जनवरी 1949 को, और ये इंडिया का एक प्रकार से ट्रांजिशन था जब हमारा इंडिजिनस मिलिट्री लीडरशिप हमें मिली थी। ठीक है, फिर करियप्पा बाद में ना इंडिया के पहले फील्ड मार्शल भी बने थे 1986 के अंदर। आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड। फील्ड मार्शल is a 5-star rank and a ceremonial position of great honor in। फील्ड मार्शल एक 5 स्टार रैंक है और यह है बहुत मान सम्मान वाला पद। इन 4 विकल्प में से किसमें होता है? मैं पीछे आपको बताकर आया था ना, ये आर्मी के अंदर होता है फील्ड मार्शल। तो ये एक 5 स्टार रैंक होती है इंडियन आर्मी के अंदर, एक सेरिमोनियल ऑनर होता है ये। तो अगर किसी ने भी वॉर टाइम के अंदर अपनी सर्विस में एक्सेप्शनल काम करा होता है उसको ये दिया गया है। और ओनली 2 ऑफिसर्स आज तक इसको रिसीव कर पाए। एक तो आपने मूवी भी देखी होगी, कौन? सैम मैनेक्शॉ। एक तो इनको ये मिला है 1973 के अंदर, ये नाम याद रखिएगा। और अभी पीछे मैंने के एम करियप्पा जी के बारे में भी आपको बताया था 1986 में। ये 2 फील्ड मार्शल के पोजीशन आज तक ले पाए हैं। ठीक है, Who was the first Indian Army officer to be promoted to rank of Field Marshal? पहले भारतीय सेना के अधिकारी जिनको फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी, अभी पीछे बताकर आया था, ये सैम मोनेक्शॉ जी हैं। अभी मैंने पीछे 1973 के अंदर इस रैंक को इन्हें देते हुए आप लोगों को बताया था। तो इन्होंने इंडियन फोर्सेस को लीड किया था जो 1971 के अंदर बांग्लादेशी लिबरल वॉर था उसके अंदर विक्ट्री को लेकर। तो इसमें हमें सैम मानेकशॉ का नाम याद रखना है। Which general's retirement day is observed as Armed Forces Veterans Day on 14 January every year? इस जनरल का सेवानिवृत्ति दिवस हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र बलों पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो जनरल के एम करियप्पा जी थे ना, उनका रिटायरमेंट हुआ था 14 जनवरी 1953 को। ठीक है, इसीलिए इसको आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसको 2017 में इन्होंने शुरू किया है मनाना। तो एक जो वेटरन्स रहे हैं उनकी लीडरशिप को ये कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करता है। द रैंक ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया इज, भारतीय सेना प्रमुख की जो रैंक है वो आपसे पूछ रहे हैं। द रैंक ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखो, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होल्ड करने की बात होती है ना किसी रैंक को, तो ये एक 4 स्टार जनरल होता है। तो ये कौन सी आपकी रैंक हो गई? ये हो गई जनरल रैंक। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हाईएस्ट एक्टिव ड्यूटी होती है विद इन इंडियन आर्मी के अंदर। और ये जो जनरल होते हैं ये सभी चीजों को लीड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ऑपरेशनल हो, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री प्लानिंग हो, वो सभी को ये लीड करता है जनरल। Who is the chief of the Indian Army as of January 2024? आपसे पूछ रहे हैं कि जनवरी 2024 तक भारतीय सेना के प्रमुख कौन है। अभी देखो, ये आपका
कभी भी अगर अपडेट हो जाए, कभी कोई नया बन जाए तो वो आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पर 2024 क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया है, तो जनरल मनोज पांडे जी का नाम आपको इसमें याद रखना है। अब हो सकता है पता नहीं इसको वीडियो को आप कब रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, तो उस समय आपको पता होना चाहिए। ये जो मनोज पांडे जी थे, इन्होंने 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में शपथ ली थी, जिससे पहले नरावने जी थे। ठीक है। हु वॉज द सेकेंड पर्सन आफ्टर सैम मॉनिक शो, जिनको फील्ड मार्शल दिया गया था 1986 में, बताकर आया था भाई मैं केएम करियप्पा जी को दिया गया था, और ये दो लोगों को ही दिया गया है। तो ये जनवरी 1986 में इनको ये फील्ड मार्शल का एक कॉन्फ्रेंस दिया गया था। 1953 में रिटायरमेंट हो गया था उसके कई साल बाद। ठीक है। कश्मीर के कन्फ्लिक्ट को लेकर इनकी लीडरशिप को ही दिया गया था। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखो एक सेक्शन है जिसमें सिर्फ आपको 10 सोल्जर्स नजर आते हैं। आर्मी की स्मॉलेस्ट ऑपरेशनल यूनिट है ये, और इसको कहा जाता है सेक्शन। इसको याद रखिएगा, अलग अलग प्रकार से इनको वो करा जाता है, आपका डिवाइड करा जाता है। जैसे कि बटालियन होती है, बटालियन के अंदर आपको लगभग 600 से 1000 तक के जो सोल्जर्स हैं वो कमांड करते हैं, उनको कर्नल कमांड करता है। जैसे एक कॉर्प्स है, कॉर्प्स को लगभग 20,000 प्लस जो आपका सोल्जर्स हैं वो करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब जैसे ये कि यहाँ पर प्लेटून भी दिया गया, इसका भी याद रखिएगा, इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 सोल्जर्स होता है। तो ये डिवीजन होता है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। सीओएस का पूरा नाम क्या है? अभी पीछे बता कर आया था, अब इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये प्रोफेशनल लीडर है इंडियन आर्मी के, है ना। द इंडियन आर्मी ऑपरेट्स थ्रू हाउ मेनी ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग कमांड्स, भारतीय सेना कितने ऑपरेशनल और ट्रेनिंग कमांड के माध्यम से कार्य करती है? तो देखो, जब कभी भी इंडियन आर्मी के ऑपरेशनल और ट्रेनिंग कमांड के नंबर के बारे में पता लगाना हो, तो आप लोगों को 6 तो इनके ऑपरेशनल याद रखने हैं, और 6 ऑपरेशनल के साथ इनका 1 ट्रेनिंग कमांड, ये आपको याद रखना है। ये इनका ऑपरेट करने का काम होता है। ठीक है। तो टोटल 7 है, जिसमें 6 क्या होते हैं ऑपरेशनल, और एक स्पेसिफिकली बनाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। और ये जो ऑपरेशनल कमांड्स होते हैं वो नॉर्दर्न ऑपरेशनल कमांड, वेस्टर्न ऑपरेशनल कमांड, साउदर्न, ईस्टर्न, और इसके साथ में सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न आपका ऑपरेशनल कमांड। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है। और ये आर्मी जो ट्रेनिंग कमांड है, इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? सभी ने देखा होगा मूवीज में, शिमला में। ठीक है। ईच कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज हेडेड बाय अ जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ विद अ रैंक ऑफ व्हाट? तो जब हम आर्मी कमांड्स की बात करता हूं, तो आर्मी कमांड को लीड करा जाता है एक लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा, जो कि एक 3 स्टार रैंक ऑफिसर होता है। तो ये कौन रहेंगे? ये लेफ्टिनेंट जनरल रहेंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, हर कमांड या फिर किसी भी कमांड को लीड करने वाले व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय आपको पूछा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट होता है, जब कभी भी ईस्टर्न कमांड का पूछा जाए तो वो आपका फोर्ट विलियम बेस्ड है, जिसको अभी विजय दुर्ग के नाम से रिनेम कर दिया गया है। कहां पर है भाई? ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता के अंदर है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साउदर्न कमांड ऑफ द आर्मी? ईस्टर्न का कोलकाता में है, साउदर्न का कहां पर है? साउदर्न का आपको पुणे में याद रखना है भाई। ठीक है। पुणे कंटोनमेंट महाराष्ट्र के अंदर है। जो भी फोर्सेस हैं 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, उन सभी को ये क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड लोकेटेड? भारतीय सेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां पर है? अभी पीछे बताकर आया था ना, शिमला के अंदर था। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। इसको 1991 में स्थापित करा गया था, और फिर इसको शिमला के अंदर इन्होंने शिफ्ट करा था 1993 में। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है। और ये जो आपका आर्मी ट्रेनिंग कमांड है ना,
ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है या फिर डॉक्ट्रिन को फॉर्मुलेट करने वाले काम होते हैं या फिर प्रोफेशनल जो मिलिट्री एजुकेशन होती है आर्मी के अंदर, वो आपका यहीं पर होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी इज लोकेटेड इन चंडी मंडी, हरियाणा? इसमें से भारतीय सेना का कौन सा कमांड चंडी मंडी नदी हरियाणा में स्थित है? तो जो वेस्टर्न कमांड वाला है भाई, वो आपका इसकी हरियाणा की इस लोकेशन पर लोकेटेड है, पंचकुला के पास में पड़ता है ये। ठीक है। मिलान करना है भाई, इधर आपको इंडियन आर्मी की कमांड दी गई है और इनके इधर आपसे हेडक्वार्टर पूछे हैं। तो देखो, आर्मी ट्रेनिंग कमांड का मैंने आपको बता दिया, नॉर्दर्न और सेंट्रल वाले नहीं बताए हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो पहला है सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड का है भाई लखनऊ के अंदर, तो यहां पर हमें लखनऊ लिख देता हूं। सेंट्रल कमांड का लखनऊ में रहेगा। उसके बाद नॉर्दर्न कमांड का आपका रहेगा भाई उधमपुर के अंदर, तो ये नॉर्दर्न कमांड का हम कहा लिख देते हैं, उधमपुर, ये रहेगा। साउथ वेस्टर्न कमांड का रहेगा भाई हमारा ये जयपुर में, साउथ वेस्टर्न को हम जयपुर में लिख देते हैं। और ये आर्मी ट्रेनिंग वाला मैंने आपको बता ही दिया था, ये कहां पर था, ये शिमला में था। इन सभी को कृपया करके याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो सेंट्रल कमांड वाला उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, इसको 1963 में स्टैब्लिश करा गया था। छोटी छोटी बातें याद रखनी है। What is the correct chronology of the structure of the Indian Army based on the size of a unit in the army? आकार के आधार पर भारतीय सेना की संरचना की सही कालानुक्रमिक संरचना कौन सी है? तो देखो, जब हम इंडियन आर्मी को ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं ना, तो वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करी जाती है? किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करी जाती है? कमांड सबसे आगे, फिर पीछे कॉर्प्स, फिर डिवीजन, फिर ब्रिगेड, फिर बटालियन। तो ये आपका पहला वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। कमांड, कॉर्प्स, डिवीजन, ब्रिगेड, बटालियन, रेजिमेंट, प्लाटून, सेक्शन। सेक्शन के बारे में मैंने बताया था, सबसे छोटी टुकड़ी थी वो, उस हिसाब से इसका इन्होंने डिवीजन दे दिया है। कमांड के अंदर काफी बड़ा नंबर मैंने बताया था, तो ये एक आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। कमांड, फिर पीछे कॉर्प्स, फिर डिवीजन, फिर ब्रिगेड, फिर बटालियन, फिर प्लाटून और फिर सेक्शन। याद रखेंगे इसको। चलिए, हाउ मेनी कमीशन्ड ऑफिसर ranks are there in the Indian Army including the honorary rank of फील्ड मार्शल? फील्ड मार्शल की मानद रैंक सहित भारतीय सेना में कितनी कमीशन्ड अधिकारी रैंक होती हैं? तो इंडियन आर्मी के अंदर आपको 10 कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक्स नजर आएंगे अगर आप फील्ड मार्शल को भी इंक्लूड कर रहे हैं। पहले तो ये जो फील्ड मार्शल है, इनको ऑनरी पोजीशन पर रखा जाता है, ये है। फिर कौन है? जनरल होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, ये होते हैं। फिर होते हैं मेजर जनरल, ये एक पोजीशन होती है। फिर होते हैं ब्रिगेडियर, सुना होगा आपने। फिर इसके बाद इधर आ जाता हूं, फिर उसके बाद होते हैं कर्नल। ठीक है, उसके बाद आते हैं कर्नल। फिर होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। फिर आपके आते हैं मेजर। फिर मेजर के बाद इधर आ जाइए, मेजर के बाद क्या आता है आपका? कैप्टन। और कैप्टन के बाद आ जाता है आपका लेफ्टिनेंट। तो ये है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आपको कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक्स नजर आएंगी। तो यहां पर आपका ये जो बी वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट रहेगा। ओके, चलिए, अरेंज द कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स ऑफ द इंडियन आर्मी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है, अभी मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है। तो चलिए करते हैं। लेफ्टिनेंट सबसे लास्ट में बताया था, उसके पीछे मैंने कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर। ये पहला वाला ही करेक्ट है यार, ये पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा आपका। ही बताया था ना मैंने, देखो पीछे से देखो, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फिर आपका फील्ड मार्शल। ठीक है, चलिए, विच रैंक ऑफ द इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन इन द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन रैंक का समकक्ष भारतीय सेना में कौन सी रैंक है? विच रैंक ऑफ द इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू
रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन, जो कि ग्रुप कैप्टन इंडियन फोर्स के अंदर है। तो जो इंडियन आर्मी के अंदर कर्नल वाली पोस्ट होती है ना, वो कर्नल वाली पोस्ट इंडियन एयर फोर्स के ग्रुप कैप्टन के इक्विवेलेंट होती है। ये हमें याद रखना है। ये एक सीनियर मिड लेवल कमीशन रैंक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्जन एंड वाज द फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल इन द इंडियन आर्मी? निम्नलिखित में से कौन एक सर्जन है और भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल रही हैं? तो ये पुनीता अरोरा का नाम आपको इसमें याद रखना है भाई। सर्जन के रूप में इनको ट्रेन करके लाया गया था और ये पहली महिला बनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जिन्होंने 3 स्टार रैंक अटेन करी थी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल की। ओके। हु वाज द फर्स्ट वुमेन कैडेट टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी इन 1992? 1992 में भारतीय सेना में पहली महिला कैडेट कौन बनी थी? इन 4 में से इंपॉर्टेंट है, ये है प्रिया झिंगन। इनका नाम याद रखिएगा। ये लेडी कैडेट नंबर 1 थी इंडियन आर्मी के अंदर, जो वुमेन ऑफिसर्स का बैच 1992 के अंदर आया था। ओके। Who among the following was the first female Major General of the Indian Army appointed Director of the Military Nursing Services in 1976? 1976 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की निदेशक बनी और भारतीय सेना की पहली महिला मेजर जनरल बनी थी। ये थी आपकी गेट्रूड एलिस राम। इनका नाम याद रखिएगा भाई, ये स्टैटिक फॉर्म में सवाल है, बन जाते हैं आपके। ठीक है। Which woman became the first officer to join the Army Aviation Corps as a combat aviator? निम्नलिखित में से किस महिला अधिकारी ने आर्मी एविएशन कॉर्प्स में कॉम्बैट एविएटर के रूप में इतिहास रचा था? तो ये मई 2022 की न्यूज आपने शायद सुनी होगी। ये है अभिलाषा बरक। ये बनती है पहली फीमेल कॉम्बैट एविएटर आर्मी एविएशन कॉर्प्स के अंदर। तो बड़ा नाम है। ऐसे स्टैटिक फॉर्मेट सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसको एक गोल्डन लेटर डे के रूप में आर्मी ने डिस्क्राइब किया था आर्मी एविएशन हिस्ट्री के अंदर। Who became the first woman रिपब्लिक डे परेड एडजुटेंट इन जनवरी 2020? जनवरी 2020 में पहली महिला गणतंत्र दिवस परेड एडजुटेंट दिए गए 4 विकल्प में से कौन बनी थी? ये थी तानिया शेरगिल। देखा होगा आपने, बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, ये पहली वुमेन ऑफिसर है जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया था। ओके। हु इज द फर्स्ट फीमेल ऑपरेशनल पैराट्रूपर इन द इंडियन आर्मी? ऑपरेशनल पैराट्रूपर जो पहली महिला हमारी आर्मी के अंदर बनी थी वो कौन थी? तो वो थी रुचि शर्मा। याद रखिएगा, कैप्टन रुचि शर्मा ये पहली फीमेल ऑपरेशनल पैराट्रूपर बनती है। इन्होंने क्वालिफाई करा था 1996 में और इनके बाद इनको कमीशन करा गया था और वॉलंटियर कराया गया था एएन बॉन्ड ट्रेनिंग के अंदर, जहां पर ये अपनी मैरून बैरेट को अर्न करती हैं। Who was the chief of army staff during the India-China War of 1962? 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के सेना प्रमुख कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में इन्होंने मई 1961 से लेकर नवंबर 1962 तक अपना काम किया था और 1962 का वॉर पीरियड भी देखा था। ये थे जनरल प्रणनाथ थापर। याद रखिएगा, इंडो चाइना वॉर इन्हीं के टेनर के दौरान हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था जब कन्फ्लिक्ट खत्म हुआ था। तो ठीक है, क्या नाम है? प्रेमनाथ थापर जी। जनरल जयंतो नाथ चौधरी वॉज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स? निम्नलिखित में से किन युद्धों के दौरान जनरल जयंत नाथ चौधरी भारतीय सेना के मुख्य थे? अब आपको पता है 1965 के अंदर एक वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर, और ये जो जनरल जयंत नाथ चौधरी हैं इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद इस समय पर अपना दिया था इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 के अंदर। नाम याद रखिएगा, जनरल जयंतो नाथ चौधरी। ओके। Who among the following was the chief of army staff at the time of Indo-Pakistan War of 1971? अभी बताकर आया था पीछे, फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शो ये थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1969 से लेकर 1973 तक।
और उस समय में 1971 का वॉर भी पड़ता है। Who was the chief of army staff of the Indian Army during the famous War of Kargil? कारगिल के युद्ध के दौरान भारतीय सेना के मुख्य कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट नाम, वेद प्रकाश मलिक जी। कारगिल वॉर को इन्होंने 1999 में कवर करा था जी, याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने ऑपरेशन विजय को भी ओवरसॉ किया था, जो कि कारगिल की हाइट्स को रिक्लेम करने का एक सक्सेसफुल कैंपेन था। वेद प्रकाश मलिक। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, हम पहले रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत के, तो सभी लोगों को रटा हुआ होना चाहिए, बलदेव सिंह जी। ये 1947 से लेकर 1952 तक डिफेंस मिनिस्टर रहता है। ट्रूप्स को इंटीग्रेट और सिक्योरिटी वो सब चीजें इनके दौरान हुई। Who was the defense minister of India during the Sino-India War of 1962? वी के कृष्णा मेनन, ये थे भाई इस समय हमारे देश के रक्षा मंत्री, जिस समय पर ये चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई थी। बहुत ज्यादा इंटेंस क्रिटिसाइज करा गया था इनको। खैर चलो। Which of the following soldiers from the Indian Army was honored with the Mahavir Chakra after the Indian-Sino War of 1962? 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत सेना के किस सैनिक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो इसमें आपको जशवंत सिंह रावत का नाम याद रखना है भाई, राइफलमैन जशवंत सिंह रावत। तो इनको मरणोपरांत ये महावीर चक्र इनके हीरोइज्म के लिए दिया गया था, जो कि इन्होंने 1962 के सीनो वॉर के अंदर दिखाया था। तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली 1962 के नवंबर महीने के अंदर जो चाइनीज फोर्सेस थी, एक ब्रिज पड़ता है, शायद आपको पता होगा, नूरअनंग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नूरअनंग ब्रिज, यहाँ से उनको पकड़ के रखा था, मतलब उनको अपने एक्शन से एक जगह पर ही रखा था, बढ़ने नहीं दिया था। ये मैच करना है भी आपको, इधर आपको वॉर दिए गए हैं, इधर आपको उस समय के डिफेंस मिनिस्टर्स दिए गए हैं, इनको आप लोगों को क्या करना है, मैचिंग करना है। तो पहला देखिए, इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान जो डिफेंस मिनिस्टर थे, अभी पीछे बताकर आया था, ये यशवंत चवन थे भाई। यहाँ पर मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, यशवंत चवन थे। इंडो चाइना वॉर के दौरान अभी मैंने पीछे बताया था, काफी क्रिटिसाइज इनको करा गया था, वी के कृष्णा मेनन। तो ये थर्ड वाले आपके आ जाएंगे, चाइना वॉर के दौरान। 1999 का जो कारगिल वाला वॉर है, उस समय पर आपको कौन नजर आएंगे? डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस। तो ये आपका पहला आ जाएंगे। और बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर के दौरान आपके जगजीवन राम थे, अभी हमने पीछे भी चर्चा करी थी। ये डिफेंस मिनिस्टर्स के मैंने आपके अलग अलग युद्धों के दौरान जो काम थे वो बताए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। 50 सवाल बहुत है, ऐसे ही आपको आगे के पार्ट्स के अंदर आपके डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया से रिलेटेड बाकी के सवाल मैं कराऊंगा। तो ये अरे ये क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा यार। तो यार बाकी अगर आप में से किसी को कुछ भी पूछना हो या फिर कोई डाउट वगैरह आए आपको, तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इस इंस्टाग्राम पर। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है रोबिन SIRG, आप इस पर मुझे मैसेज कर पाओगे। मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उन्हें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दिए हैं। मेरे इस ऐप का लिंक, जहां पर आपको इस क्लास की PDF और क्विजेस देखने के लिए मिलेंगे स्टैटिक जीके के कोर्स के अंदर। देखो ये रहा मेरा स्टैटिक जीके वाला कोर्स, ये कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखेगा, मेरे ऐप पर जाकर मिल जाएंगे सारे कोर्स। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, बाकी कोई भी डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा, मेरे इस ऐप को डाउनलोड करके जरूर ट्राई कीजिएगा। और कुछ भी इश्यू आता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, सो दैट कि आपके साथ मेरा वीडियो का जो नोटिफिकेशन पैटर्न है वो बना रहे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, इसमें इतने रखता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।